हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिल्लारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, हम अभी जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये क्लास 11th का फिफ्थ नंबर का पार्ट है ना। फिफ्थ नंबर का पार्ट है। मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये जो पार्ट नंबर है ये पार्ट नंबर 5th है। इस पार्ट नंबर 5th में मैंने आपको 2 अंक व 3 अंक वाले प्रश्नों के बारे में व 4 अंक के प्रश्नों के बारे में बताया है। ठीक है, तो 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, क्योंकि अगर आप इसको लास्ट तक वॉच करते बच्चा तो होगा ये कि आपका कल का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। चलिए ध्यान से, पहला प्रश्न ये दिया है कि यदि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी होती है तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, तो विवेचना कीजिए ऐसा क्यों होता है। दूसरा, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि से जोड़कर परिभाषित कीजिए। तीसरा, अमोनिया तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। तो देखो, ये यहाँ पर पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन मैं एक PDF के रूप में लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोगों को कैसे भी करके याद करना है फ्रेंड्स, तो आप लोगों से चीज़ें अगर याद हो जाएगी तो कल एग्ज़ाम में बन जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि अमोनिया तथा H2O दोनों में अणु की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकी होती है तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। और ये भी क्वेश्चन देखो, कम होता है विवेचना कीजिए, सेम क्वेश्चन है। ये 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या है, दिखना बेटा। अमोनिया लिखा है, अमोनिया व H2O के नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु पर क्रमशः 1 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। कैसे 1 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, देखो। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले अमोनिया के बारे में। तो ये नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और 5वां इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन परमाणु आकर मिले बेटा, 3। 1 2 3। तो ये देखो, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हाइड्रोजन अपनी सेकंड मतलब 2 अपने अष्टक पूर्ण नहीं करता, वो द्विक पूर्ण करता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। तो 2 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। ठीक है, इस तरीके से देखो हो गया। अब क्या कंडीशन हुई कि नाइट्रोजन के पास अभी भी हमारे पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, दिख रहा है आपको, इसे कहेंगे अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। दूसरी बात, हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, H2O के बारे में। तो H2O में देखो बेटा, H2O अगर मैं इसका फार्मूला बनाता हूँ, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। देखो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ आप लोगों को। यह हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो ये अपना अष्टक कैसे पूर्ण करता है, देखिएगा। हाइड्रोजन अपना द्विक पूर्ण करता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन अपना द्विक पूर्ण कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना द्विक पूर्ण कर लिया। लेकिन इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, 2। देखो, एक आप लोगों का ये पहला युग्म हुआ और ये एक आपका दूसरा युग्म हुआ। तो क्या बोला है प्रश्न में, आंसर में समझ में आ गया। अमोनिया के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला, और इस H2O के पास में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो आपको यही याद करना है कि अमोनिया व नाइट्रोजन व हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु पर क्रमशः 1 व 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। H2O में ऑक्सीजन के 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध को अमोनिया की तुलना में अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि उसके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो वो अधिक प्रतिकर्षित करेंगे। अतः H2O में बंध कोण अमोनिया की तुलना में कम होता है। किसमें, H2O में। अमोनिया की तुलना में बंध कोण का मान कैसा होगा, कम होगा। ठीक है,
इसीलिए अमोनिया तथा H2O दोनों अणु की ज्यामिति चतुष्फलकी होती है, फिर भी जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, बस इतना सा आंसर है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड प्रश्न की बात करते हैं। सेकेंड प्रश्न बोला है आबंध प्रबलता को आबंध कोटि से जोड़कर परिभाषित कीजिए। तो देखो बेटा, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? आबंध कोटि जितनी अधिक होती है आबंध प्रबलता भी उतनी अधिक होती है। बस इसका इतना सा आंसर लिखना है आप लोगों को। थर्ड प्रश्न की बात कर लेते हैं। थर्ड, अमोनिया व NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों? तो देखो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि अमोनिया और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। देखो, अमोनिया का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो अधिक होता है। क्यों होता है, ध्यान से समझना। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन आबंध का परिणाम आघूर्णी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आघूर्ण के योगदान में होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें क्या होगा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आघूर्ण के योगदान में होता है। तो देखो इस तरीके से आघूर्ण के योगदान में हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं NF3 अणु की बात करता हूँ बेटा, NF3 अणु का परिणाम आघूर्णी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के विपरीत कार्य करता है। विपरीत कार्य करता है, देखिए इस तरीके से ये विपरीत कार्य कर रहा है, ठीक है, ठीक, ये विपरीत कार्य कर रहा है। इसीलिए NH3 तथा NF3 में NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। बस इतना सा आंसर बेटा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सिग्मा और पाई बंधक की संख्या बताना है। तो देखो बेटा, सिग्मा और पाई बंध की कैसे संख्या बताएंगे। सबसे पहले आपको सिग्मा बंध और पाई बंध, यहाँ पर हमने दिया है C2H2, ठीक है। तो इसमें देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो एक और एक कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। कार्बन की 4 संयोजकता को करने के लिए यहाँ पर अपने को 3 बॉन्ड लगाना पड़ेगा, 3 और 1 4। तो सिग्मा बंध देख लो, कहाँ कहाँ सिग्मा बंध होगा। सिंगल बॉन्ड जहाँ पर भी दिखता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड, और जहाँ द्विबंध होता है वहाँ एक सिग्मा और एक पाई। एक सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बंध, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बनता है। देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है इसलिए सिग्मा। और पाई बंध की संख्या देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा हो गया और 2 कितना हो गया, पाई। इसीलिए आप लोगों को बता दूं कि इसमें सिग्मा बंध की संख्या काउंट करते हैं अपन, ये 1 सिग्मा बंध, ये 2 सिग्मा बंध और ये 3 सिग्मा बंध होते हैं, 3 सिग्मा बंध। और पाई बंध की बात करते हैं तो पाई बंध की संख्या होती है 2। देखिएगा, ये एक पहला पाई बंध आपका ये और दूसरा पाई बंध आपका ये, ठीक है, क्लियर हो गया, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। सेकेंड दिया है फ्रेंड्स C2H4। अब देखो बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 4, 1 2 3 और ए लिख देता हूँ मैं 4। सभी कार्बन की 4 संयोजकता नहीं है, 1 2 3 4 के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने बोला जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बंध, तो सिंगल बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध, यहाँ भी सिग्मा बंध, यहाँ भी सिग्मा बंध। और डबल बॉन्ड है मतलब एक पाई बंध और एक कौन सा बंध, सिग्मा बंध। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या को काउंट करते 1 2 3 4 एंड 5। तो सिग्मा बंध कितने हो गए, 5, और पाई बंध की संख्या कितनी हो गई, 1। ओके, एक पाई बंध है, ठीक है बच्चा, आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये दिया है बेटा कि देखो हमने ये देख लिया, हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड में किसमें सहसंयोजी गुण अधिक होगा और क्यों। तो देखो पहली बात तो इसको मैं यहीं पर समझा रहा हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन
नहीं मिला, इसको मैंने खुद से बनाया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहले बता दूं कि अगर दोनों की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड और फेरिक ट्राइक्लोराइड, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में किसमें, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में सहसंयोजी गुण कैसा होगा, अधिक होगा। किसकी तुलना में अधिक होगा, FeCl3 की तुलना में अधिक होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, चलो ध्यान से समझो कि क्या कारण है, क्योंकि आपको कारण भी पूछा गया है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना, ठीक है। ये होता है फजान के रूल के अकॉर्डिंग। किसका रूल, फजान। अब आप बोलोगे कि सर ये फजान का रूल क्या है, ठीक है, फजान। तो फजान का रूल पहले बताना पड़ेगा मुझे, तभी आप समझ पाएंगे कि किसी जो कोई यौगिक होगा, किसी यौगिक का बंधन, किसी यौगिक का बंधन, ठीक है, मतलब बॉन्डिंग, ठीक, किसी यौगिक का बंधन आयनिक होगा या सहसंयोजी होगा, ये कौन बताता है, यह बताता है कौन, फजान का रूल। आयनिक होगा या कैसा होगा, सहसंयोजी होगा, कौन बताएगा, ये बताएगा फजान का रूल, सहसंयोजी होगा, फजान का रूल बताता है। इसका मतलब देखो, अब फजान का मुख्यतः फजान का रूल बताता है और ये बोलता है कि यह मुख्यतः केटायन और एनायन के गुणों पर निर्भर करेगा। केटायन व एनायन के गुणों पर निर्भर करेगा। केटायन और एनायन, केटायन का मतलब है ना प्लस चार्ज, और एनायन का मतलब भी प्लस चार्ज। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि केटायन में क्या होता है, अगर केटायन में, केटायन का आकार छोटा होता है, आकार छोटा, ठीक है, और आवेश बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। तो इसकी ध्रुवण क्षमता कैसी होगी, ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, ठीक है, अधिक। लेकिन एनायन की बात करता हूँ, तो एनायन में देखना बेटा, एनायन का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, ठीक है। जब आकार बड़ा होता है तो इसकी ध्रुवणता भी कैसी होगी, अधिक, सेम है, ध्रुवणता भी कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब समझना, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3, और यहाँ पर FeCl3 है, FeCl3। एल्यूमिनियम पर 3+ आयन है बेटा, और क्लोरीन पर माइनस आयन है। यहाँ पर आयरन पर 3+ आयन है और क्लोरीन पर माइनस आयन है, ठीक है। अब देखो इसका जो आकार होगा, एल्यूमिनियम 3+ का आकार छोटा होगा, छोटा, और Fe3+ आयन का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, दोनों में +3 आवेश है, इसमें भी +3 आवेश है, इसमें भी +3 आवेश है, परंतु एल्यूमिनियम 3+ आयन छोटा होगा, है ना, और Fe3+ आयन कैसा होगा, बड़ा होगा। तो छोटा और बड़ा, ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एल्यूमिनियम जो 3+ आयन है वो Cl- आयन को अधिक ध्रुवित करेगा, छोटा होगा तो अधिक ध्रुवित करेगा, अधिक ध्रुवित करेगा, ठीक है, और अधिक ध्रुवित करता है, इसीलिए सहसंयोजी स्वभाव बढ़ जाता है, सहसंयोजी स्वभाव बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी आकार बड़ा होता है, इसमें भी ध्रुवण करेगा, ध्रुवण करेगा, ऐसा नहीं कि ध्रुवण नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ये जो ध्रुवण होगा वो एल्यूमिनियम 3+ आयन की अपेक्षा कम होगा। कैसा होगा, कम होगा। इसीलिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है AlCl3 में सहसंयोजक बंधन जो होता है बेटा अधिक होता है, और इसमें सहसंयोजक बंधन कैसा होता है, कम होता है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आया तो आपको इसको फिर से सुन लेना बेटा, आप ये चीज़ों को लिख लेंगे, ठीक है, ओके, चलिए।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl विलयन AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है किंतु CCl4 नहीं, क्यों? तो इसका क्या कारण है? देखिएगा, यहाँ पर ये AgNO3 की बात करते हैं तो एक आयनिक यौगिक है जो विलयन में आयन देता है। कैसे? ये प्लस आयन में और NO3 माइनस आयन में। NaCl भी आयनिक यौगिक है आयनिक यौगिक, Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में। अतः AgNO3 का विलयन NaCl विलयन के साथ AgCl का सफ़ेद अवक्षेप दे देता है। कैसे? ये AgNO3 और NaCl की जब रिएक्शन कराते हैं तो Ag और Cl क्या बना लेते हैं? AgCl। देखो ध्यान से कैसे होता है ये रिएक्शन। देखो, AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है बेटा, ये Ag और Cl रिएक्शन कर लेंगे, ये AgCl बना लेंगे सफ़ेद अवक्षेप, प्लस साथ में क्या बना लेते हैं? सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। तो इसमें क्या, ये सफ़ेद अवक्षेप बन गया, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बन गया, ठीक है। और CCl3 जो होता है, CCl4 सहसंयोजी यौगिक होता है, अतः यह विलयन में आयन नहीं देता, और विलयन में आयन नहीं देता, यही कारण है कि ये AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं बनाता। वास्तविक बात है ना, यही तो बात होनी चाहिए। क्लियर? बस छोटा सा आंसर है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। बताना है कि NaCl आयनिक यौगिक है, AgNO3 भी आयनिक यौगिक है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बना लेते हैं किंतु CCl4 आयनिक नहीं है और ये सहसंयोजी यौगिक है और यह विलयन में आयन नहीं देता। यही कारण है कि AgNO3 विलयन के साथ सफ़ेद अवक्षेप नहीं देता। बस बात खत्म। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 की बात करता हूँ बच्चा। संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत VSEPR को उदाहरण द्वारा समझाइए। चाहे कुछ आए या मत आए, 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, डन, आएगा बेटा। आप लोग कल कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आया या नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलो मैं इसको पहले समझा देता हूँ बच्चा, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो आप लोग अच्छे से लिख कर आओगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात, इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन सिज्विक और पावेल ने किया तथा नाइहोम एवं गिलेस्पी ने इसमें संशोधन किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है बेटा, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कक्षक त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और स्थायित्व अधिकतम हो। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार LP का मतलब होता है लोन पेयर लोन पेयर है ना, जिसको अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर कक्षक में परस्पर प्रतिकर्षण अधिकतम होता है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर कक्षक में कम होता है और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। तो VSEPR सिद्धांत के अनुसार अणु का अपेक्षिक संरचना उपयुक्त प्रतिकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, उदाहरण, अमोनिया अणु में sp3 संकरण पाया जाता है। इस अणु की संरचना चतुष्फलकीय एवं बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, परंतु VSEPR के अनुसार संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी और बंद कोण का मान 107 डिग्री 45 मिनट होता है। ठीक है, बस इसको आप लोगों को याद करना है बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है, आयनिक बंध या विद्युत सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, है ना। आयनिक बंध बनाने हेतु अनुकूल परिणाम तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप लोगों को केवल इतना सा लिखना है। बेटा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं इस कंडीशन में आप लोगों को वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो फिर भी आप बहुत अच्छे से पढ़कर आना, देकर आना, क्योंकि मेरी मेहनत ये तब साकार होगी जब आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यह विद्युत आकर्षण बल जो धनायन व ऋणायन को एक साथ बांधता है आयनिक या विद्युत सहसंयोजक बंध कहलाता है। बस इतनी सी परिभाषा है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक आयनिक विद्युत सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। बंध के निर्माण की इस घटना को सोडियम तथा क्लोरीन के उदाहरण से दर्शाया जा सकता है, क्योंकि सोडियम के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और खुद
धनायन हो जाता है और ये ऋणायन हो जाता है। इस तरीके से जो यौगिक का निर्माण होता है तो NaCl बन जाता है। ओके, उपयुक्त प्रदर्शन से स्पष्ट है कि आयनिक बंध का निर्माण एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से होता है। चलिए नेक्स्ट, आबंध बंध बनाने हेतु आवश्यक शर्त अनुकूल कारक क्या क्या होना चाहिए? तो धनायन बनाने वाले तत्व का आयनन विभव निम्नतम होना चाहिए और ऋणायन बनाने वाले तत्व की उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होना चाहिए। जैसे समूह 17 के तत्व की उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की। ठीक है, आयनिक यौगिक की उच्च जालक ऊर्जा होनी चाहिए। आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछा है जालक ऊर्जा, तो जालक ऊर्जा के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया है, यहाँ पर सिर्फ इतना सा बताया किसी आयनिक ठोस की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित अभी गैसीय आयनों के एक मोल ठोस क्रिस्टल बनाने के लिए उत्सर्जित होता है। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल के निर्माण में निकलने वाली ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जैसे NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं अपन, तो इसके क्रिस्टल के लिए ये आयनिक यौगिक है, इसका क्रिस्टल बना रहे हैं, तो क्रिस्टल बनाने के लिए जितनी ऊर्जा जो ऊर्जा निकलती है उसे अपन कौन सी ऊर्जा कहते हैं? जालक ऊर्जा कहते हैं। जलयोजन, किसी आयन को जल में विलय करने पर या आयन के साथ जल संयुक्त करने पर निकलने वाली ऊर्जा को जलयोजन। आपको जलयोजन तो नहीं रखना है, ठीक है। तो बेटा मैंने आज की इस वीडियो में पूरा कवर करवाया है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक 11th क्लास का चैप्टर 1, 2, 3, 4। अगर किसी बच्चे ने अब तक कुछ भी नहीं देखा है तो वह जाकर बारी बारी से रिवीजन कर लीजिएगा और कल पेपर में जाने से पहले भी एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, क्योंकि हम लोग क्या होता है जितना याद करो उतना भूल जाते हैं, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि हम एजुकेशन के एक सिस्टम होता है जिसका फार्मूला होता है LPR, लर्निंग, प्रैक्टिस और रिवीजन। सीखना है, प्रैक्टिस करना है और रिवीजन पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये तीनों चीज़ नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हैं, ठीक है। इसलिए सक्सेस होने के लिए आप लोगों को क्या काम करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरी बात बच्चा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ इस वक्त भी जुड़े हुए हैं, है ना। क्योंकि हमारे शायद आज या कल तक 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग है। हो सके तो इस वीडियो को भी इतना ज़्यादा शेयर करो कि हमारे 2K सब्सक्राइबर आज ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।